नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने गणित में जो फ्रैक्शन चैप्टर जो है वो क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद रेशो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर भी हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम हमारा नया चैप्टर लेके आए हैं जो है प्रतिशत, जिसको हम इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। आज हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। आज आपको मैं ये बताऊँगा कि मैंने क्यों अनुपात समानुपात को पहले पढ़ाया है और अब मैं परसेंटेज को क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, इसलिए हम इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ में पढ़ते हैं। इनके जो सवाल करने का जो तरीका होता है वो लगभग सेम ही होता है। हम जब इसको जब आगे हम जो पढ़ेंगे तो आपके इस बात भी समझ में आएगी कि अनुपात समानुपात और परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। चलिए हम आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आपका आज का जो चैप्टर है नया वो है प्रतिशत। मैं आपको प्रतिशत के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत जो है इसको हम देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिशत, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत लिखा है। प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है 100। इस शत का मतलब होता है 100 और यहाँ पे होता है, इसका मतलब होता है हर मतलब कोई भी, हर एक मतलब एक, प्रतिशत मतलब 100 पे 1 या 100 पे 2 प्रतिशत। मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूंगा तो वो हो जाएगा 2% मतलब 100 पे 2, और यहाँ पे प्रति का मतलब लिख देते हैं अपन पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहीं पे 2% लिखता हूं, इसका ये होता है कि ये 2% है, मतलब अपन हम किसी चीज के 100 टुकड़े कर दे और उसमें से 2 टुकड़े निकाल ले तो वो हुआ 2%। अगर मैं 50% बोलता हूं, इसका मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ के 100 टुकड़े करे और उसमें से 50 निकाल लिए। उम्मीद करता हूं आपको प्रतिशत की ये बहुत ही बारीक सी जो डिटेल है ये आपको समझ में आई होगी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसको हम एक ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। ये सही से तो नहीं बना है, इसमें कोई ब्लॉक बड़ा है कोई छोटा है, पर हम ये मान लेते हैं कि सारे ब्लॉक्स बराबर हैं। हमने इसके क्या किए हैं, हमने इसके 100 बराबर टुकड़े कर दिए हैं। 100 बराबर टुकड़े करने के बाद हम अगर एक टुकड़ा इसमें से एक टुकड़ा अगर निकालेंगे तो वो 1% होगा। ये हम 100% जो प्रतिशत होता है अपने आप में जो होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, खुद की वो 100% होती है। अब अगर उसमें से कितना परसेंट हमको कैलकुलेशन करना है तो वो हम उस गणितीय विधि से उसको हम हल करते हैं। देखिए ये पूरा आपके सामने डायग्राम है, इसमें अगर 1% कैलकुलेट करना हो तो ये 1% हो जाएगा। अगर 10% करना है तो ये ऊपर वाली पूरी लाइन को मैं अगर छायांकित कर दूं तो ये 10% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज का आखिर बेसिक जो है वो क्या है। और अगर हमें किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, जैसे मान लो कहीं लिखा है 3/4, इसको परसेंटेज में अगर हमको चेंज करना है, मैं अब अनुपात में और परसेंटेज में क्या संबंध है वो बताने जा रहा हूं आपको। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके 75। अब परसेंटेज में हम 3/4 को कैसे लिखेंगे, 75%, या 75% दिया होगा तो हम क्या समझेंगे, 3/4। चाहे ये दे दे या ये दे दे, बात एक ही होती है। हमने रेशो एनालिसिस जो रेशो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर था उसमें एक जगह एक क्वेश्चन में आया था, एक चीज़ तो उन्हें परसेंट में दे रखी थी और एक भिन्नात्मक रूप में दे रखी थी 1/10। हमने उस 1/10 को क्या किया था, 10% ही लिया था। मैं आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि इसको हमने क्या लिखा था, 10% लिखा था। मतलब ये है कि किसी एक का 20% और दूसरे का 10% उस क्वेश्चन में बराबर था, इसलिए हमने उसको यहाँ पे 10% ले लिया था, जबकि उसमें भिन्नात्मक रूप दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो समझाई गई बात है वो समझ में आई होगी। अब हम आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इतनी बेसिक डिटेल ठीक है, और जैसे जैसे प्रश्नों में कोई भी और समझाने योग्य बात आएगी तो मैं आपको उसमें क्लियर करता चलूँगा। चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। आज के पहले सबसे पहला प्रश्न है आपका, 80 का 8% कितना होगा।
देखिए दोस्तों 80 का 8% कितना होगा, 80 का 8% कितना होगा, हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। एक बात और बता देता हूं मैं, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत वो भिन्न है जिसके बटे में 100 हो। प्रतिशत वह भिन्न है, यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिशत वह भिन्न है जिसके बटे में या हर में 100 हो, जिसका हर 100 हो, जिसका हर 100 हो। कहना का यह मतलब है जिसके बटे में 100 होगा वही प्रतिशत है। अब आपने यहाँ पे 8% लिखा, इस प्रतिशत का मतलब है बटे में 100 है। बटे में 100 है तो हम 8 के बटे में 100 लिख देंगे। इसको हम या तो 0 से 0 काट दे, पहले काटने के बहुत सारे तरीके हैं, फिर 2 से ये कट जाएगा 4 बार और 2 से ये कट जाएगा आपके 5 बार। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 32। 32 में जब 5 का हम भाग देंगे, तो किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट डबल करके पीछे वाले जो डिजिट रहती है उसके बाद में एक पॉइंट लगा देते हैं। 32 का डबल कितना होगा 64, 64 में एक पॉइंट लगा देंगे तो आपका आएगा 6.4। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। 5 का भाग कैसे दिया मैंने, 5 का भाग देने के लिए मैंने उस संख्या को डबल कर दिया, बस मात्र डबल करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। जब भी का लिखा हुआ आता है तो इसे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के सोल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, पर आपको परीक्षा में इतना बड़ा नहीं करना है। आपको तो सीधा ये देखना है परीक्षा में कैसे इसको हल करना है। आपको 8 का पहाड़ा डायरेक्ट 8 बार बोल देना, कितना आएगा आपके 64 आ जाएगा और ये 6.4 आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 540 का 75% कैलकुलेट करना है, तो 540 का मैं 75% कर देता हूं। 540 लिया, का दिया है, मल्टीप्लाई लगाया। मैंने जब अभी बेसिक समझाया था तो मैंने बताया था अभी कि जब जहाँ पे 75% दिया हो तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 3/4, क्योंकि 75/100 लिखेंगे, काटने के बाद 3/4 ही आने हैं, तो हम क्यों ना पहले ही 3/4 कर लें। तो हम इसको कर देते हैं 3/4, इसको काट देते हैं 4 से, ये आपके कट जाएगा 1 बार, फिर 3 बार और फिर 5 बार, और 135 का जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आ जाएगा 405। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये बात मैं एक बार और बता देना चाहता हूं, यहाँ पे 75% दिया है। ये जो मैं लाया हूं वो मैं कहाँ से लाया हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 75% जो होता है, 75% जो होता है वो उसका मान होता है आपके 3/4, क्योंकि मैं जब इसमें बटे में 100 लिखूंगा तो 25 से कटने के बाद ये तो 75 तो 3 हो जाएगा और 100 को मैं 4 बार काट दूंगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 17% वृद्धि करने तथा हर में 9% कमी करने पर क्या प्राप्त होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, ना तो अपने को भिन्न पता है, ना कोई अंश पता है, ना हर पता है, तो आप दोनों को 100 मान लीजिए। आप दोनों को क्या मान लेंगे, माना कि भिन्न जो थी वो हमारी 100/100 थी। अब क्या बोल रहा है ये कि अंश में 17% की वृद्धि कर दी। अंश में जब मैं 17% की वृद्धि कर दूंगा, वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा, ये 17% बढ़ जाएगा। इसमें इसका 17%, 100 का 17% क्या होगा, 100 ही होगा, 17 होगा। तो 100 का 17% 17 होगा, और 17 जब मैं 100 में 17 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा आपके 117। और हर में 9% की कमी हो रही है, हर में 9% की कमी हो रही है, तो मैं 100 में से 100 का 9% 9 ही होता है, मैं 9 माइनस कर देता हूँ तो मेरा आएगा 91। जब इसमें मैं वृद्धि कर रहा हूं 17% की और इसमें मैं कमी कर रहा हूं 9% की, तो ये आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो अब कभी भी आपके सामने ऐसी भिन्न आती है जिसमें हर और अंश में कमी अंतर होता है, तो उसको हम कैसे काटते हैं, उसको काटने का तरीका, वो किससे कटेगी, ये कैसे ध्यान करें हम, ये कैसे पता करें कि ये किससे कटेगी। तो हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। देखिए इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा आपके 26, पर
26 की टेबल में 91 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये 13 से जरूर कटेगा, 26 के आधे से कट जाएगा। तो हम 13 से दोनों को काट देते हैं। 13 से जब मैं काटूंगा इसको तो ये 9 टाइम कट जाएगा और 13 से ये 7 टाइम कट जाएगा। मतलब 9/7 जो है वही आपका सही आंसर होगा। जो ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। काटने का तरीका मैंने आपको समझाया है अभी। जब भी ऐसी भिन्न आ जाती है जिस अपने को डायरेक्ट समझ में नहीं आता कि हम इसको किस चीज़ से काटे, तो हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। या तो उस अंतर से कट जाएगा या उसके आधे से कट जाएगा या उसके भी आधे से कट जाएगा, इतने में तो कट ही जाता है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? 30 क्विंटल, देखिए पहले मीट्रिक टन क्या होता है ये समझ लेते हैं। 1 मीट्रिक टन में 1000 क्विंटल होते हैं। 1 मीट्रिक टन में 1000 क्विंटल होते हैं। 1000 क्विंटल, 1 मीट्रिक टन में 1000 क्विंटल होते हैं, तो 2 मीट्रिक टन में 2000 क्विंटल होंगे। अब हमें निकालना क्या है कि जो 30 जो है ये कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। आप ये देखिएगा कि जिसके पीछे का लिखा है, इसमें 2 मीट्रिक टन के पीछे का लिखा है, जिसके पीछे का लिखा होता है उसको हम बट्टे में लिखते हैं, उसको हम बट्टे में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, 2 मीट्रिक टन बट्टे में लिख दिया, 2000 किलोग्राम और 2000 क्विंटल। और अब ये जो है 30 क्विंटल ऊपर लिखा है और परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देते हैं। ये 3 जीरो से पूरी 3 जीरो कट जाएगी और 3 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरा आएगा 1.5, मतलब 1.5%। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देना चाहता हूँ, जिस भी राशि के पीछे, जिस भी पद के पीछे आपके का लिखा होगा वह आपके आएगा बटे में, और जिसका परसेंटेज निकालना है उसको लिखेंगे हम ऊपर और 100 का मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज में उसको चेंज कर लेंगे। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है दोस्तों, पर हम इसको पहले थोड़ा इसको हल करेंगे और उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा मैं आपको उसके लिए सलाह दूंगा कि आप उस आंसर को याद ही कर लो, क्योंकि बार बार आप इस छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर हल करने के लिए बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातें याद कर लोगे तो आपकी परीक्षा में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जो आप किसी दूसरे प्रश्न को हल करने में दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, ए की जो आय है वो बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मतलब अगर बी की आय 100 रुपए थी, बी की आय अगर 100 रुपए थी तो ए की आय कितनी थी? 110 रुपए। 10% अधिक होने का मतलब इस 100 से 10 अधिक होना। पूछा क्या है, बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम होने का मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है उतनी कम है, तो 10 रुपए कम मिलते हैं इसको। और कितने रुपए पे कम मिलते हैं? 110 पर। 110 पर इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 100 में जब मैं 11 का डिवाइड दूंगा तो 11 की टेबल में 99 आता है 9 टाइम। 9 टाइम क्या आता है? 99 आता है। अब हमारा 1 बच गया है, वो 1 अपना रिमाइंडर रहेगा और 1/11। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 9 सहित 1/11 इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सलाह देता हूं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, या 5%, 10%, 15 और 20%, ये 3-4 फिगर तो आप याद ही कर लीजिएगा, ताकि आपको दूसरे सवालों में भी इनका यूज होता है तो आप वहां पे डायरेक्ट बिना इसको कैलकुलेट करे डायरेक्ट इसको निकाल सकें। आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर एक दूसरे से 20%, 10% ज्यादा है तो जो दूसरा है वो कितना कम है, तो वो कितना कम होगा? 9 सहित 1/11%। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, यदि संख्याएं 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, ये एक ही बार प्रतिशत है, 2 बार नहीं है, 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? चलिए 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या दे रखी है, तो हम देख लेते हैं। 2 संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो हम तीसरी संख्या मान लेते हैं C। 2 संख्या जो है वो मान लेते हैं हम A और B।
इसने क्या बोला, अधिक है, तो सबसे कम वाले को हम 100 मानेंगे ताकि अधिक करने में हमको आसानी रहे, क्योंकि अगर हम सबसे बड़े वाले को 100 मान लेंगे तो फिर कम करना पड़ेगा। माइनस वाले चीज़ को हम कम ही करना प्रीफर करेंगे, हम वो चीज़ मानेंगे जो जिसमें हम ऐड करके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करना जो होता है माइनस करने से थोड़ा आसान होता है। चलिए हम जो सबसे कम है उसको 100 मान लेते हैं। सबसे कम जो है वो क्या है, सी है, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। अब इसने दिया कि ये जो है ये क्रमशः से ए जो है इससे 12.5% अधिक है, मतलब ये हो जाएगा 112.5। 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूं क्योंकि आधा है वो, और ये 25% अधिक है तो मैं इसको लिख सकता हूं 125। मतलब अगर ये 100 है तो ये 112.5 होगी और ये 125 होगी। अब पूछा इसने पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब ये जो है वो इसका कितने प्रतिशत है। अब इसका है, इसका मतलब ये बटे में आएगा। मैंने बोला था जिसके पीछे का आता है वो बटे में आता है और जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर आता है। मैं इसको ऊपर लिख दूं और इसको नीचे लिख के 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है 25 से डायरेक्ट काट देंगे इसको 5 बार और इसको 4 बार, 5 की टेबल। या फिर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, आपको जो है 12.5 का पहाड़ा भी याद कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल 12.5 का पहाड़ा होता है। अगर आपको 12.5 का पहाड़ा याद है तो आप उसको देख के ही आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं 12.5 से करके बताता हूं आपको। जब मैं 12.5 की टेबल बोलूँगा तो 12.5 की टेबल में 8 बार 100 आता है। 12.5 से जब मैं इसे काटूंगा तो 12.5 से 100 जो होता है वो 12.5 की टेबल में 8 बार आता है, आपको ये याद रखना है। अब 100 से एक बार और ज़्यादा है, 8 में एक और जुड़ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम कट जाएगा। और 12.5 आपको दिख रहा है ये पॉइंट, 12.5 में यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ 12.5 मतलब ये 10 बार है, तो ये आ जाएगा आपके 10, मतलब 9/10। अब इस जीरो की मैं एक जीरो काट देता हूँ, आपके क्या आ गया 9। 9 में 10 का मल्टीप्लाई करके 90, मतलब ए वाला जो ऑप्शन है 90%, यही आपका सही जवाब है। ये इसमें का ये मतलब हुआ कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 90% है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। यदि पुनीता का वेतन नुपुर के वेतन से 25% अधिक हो तो नुपुर का वेतन पुनीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी अब हमने जो सवाल किया था एक 10% अधिक होने वाला और कम होने वाला, तो उसमें आपने कैसे याद किया था वैसे ही आप इसको भी याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पुनीता है और नुपुर है, ये आपके जो है नुपुर के वेतन से 25% अधिक है, मतलब नुपुर का वेतन कम है, नुपुर के वेतन को हम 100 मान लेते हैं। पुनीता का वेतन नुपुर के वेतन से 25% अधिक होने का मतलब है कि नुपुर का वेतन पुनीता के वेतन से कम है, तो जिसका कम है उसको हमने 100 मान लिया। अब 25% किसका अधिक है, पुनीता का है, तो हम पुनीता को 125 कर लेते हैं। पूछा क्या है, तो नुपुर का वेतन पुनीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो नुपुर का वेतन पूछा है, इसके वेतन से कितना प्रतिशत कम है पूछा है। कितना कम है तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, 25 का है, तो हम 25 लेंगे। और किससे निकालना है कैलकुलेशन, आपको नुपुर से निकालना है, तो नुपुर के पुनीता के वेतन से निकालना है। तो पुनीता के पीछे का के आ गया, के आया, मतलब पुनीता का वेतन जो आएगा नीचे आएगा, वो आप क्या करोगे 125 का इसमें भाग देके 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 से मैं इसको काट देता हूँ, 5 बार जाएगा और 5 से ये 20 बार जाएगा, 20%। बी इसमें सी पहले आ गया है, जो आपका ऑप्शन है 20%, चाहे वो सी पे हो या बी पे हो, वही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 रुपये थी तथा उसका मासिक व्यय 18,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के तो कई सारे तरीके हैं, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, अपने दिल पे हाथ रख के उसका उत्तर बताना कि ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें क्या पूछा, इसने प्रतिशत में वृद्धि पूछा है। प्रतिशत में वृद्धि पूछा है तो क्या ये जरूरी है कि मैं 27,000
और 18,000 का यूज़ करूँ इसमें? क्या ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 27,000 और 18,000 का मुझे यूज़ तब करना पड़ता जब इसमें ये पूछता कि वो कितनी अधिक बचत हुई है उसकी। अगर वो पूछता एग्जैक्ट फिगर निकालना होता तो मैं इसका यूज़ करता, पर मुझे आंसर ही परसेंटेज में पूछा है तो मैं क्यों इसका यूज़ करूँ? मैं बस ये देख लेता हूँ कि 27,000 और 18,000 का अनुपात क्या है। 27,000 का और 18,000 का अनुपात क्या है? तो मैं 27,000 का 9,000 से अगर काटूँ तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। मतलब 27,000 को मैं 3 लिख सकता हूँ और 18,000 को मैं 2 लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने 3 कहाँ से लिखा है और 2 कहाँ से लिखा है। 27 को मैंने 9,000 से काट दिया है और 18,000 को मैंने 9,000 से काट दिया है। तो ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, तो 3:2 आ गया। अब इसने पूछा है, इसने बोला है कि इसकी जो मासिक जो वेतन है उसमें वृद्धि कितनी हुई है? 14% की। हम क्या करते हैं, इसमें 14% की वृद्धि हुई, डायरेक्ट 14 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, तो हम व्यय में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी इससे आंसर आने वाला है वही आपका आंसर है। देखिए ये आएगा आपके 42 और इसमें से माइनस हो जाएगा 14। कितना आएगा आपके माइनस करने पे? 28%। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको ना तो 27,000 का यूज़ करना पड़ेगा, ना ही 18,000 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको डायरेक्ट हम कैसे माइनस कर सकते हैं, तो इसको करने का एक तरीका मैं और भी बता देता हूँ, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 3 को इस 2 को हम 300 और 200 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 300 और 200। अगर ये 300 रुपये कमाता और 200 रुपये खर्च कर देता तो बचते कितने इसके? 100 रुपये। 100 रुपये बचते। अब ये 300 से 14% अधिक कमाने लग गया। देखो 300 का 14% में निकालूंगा, 14 का पहाड़ा 3 बार बोल दूंगा, 42 आएगा, 42 आ जाएगा मेरा। इसकी आय 42 रुपये से बढ़ गई है। और जब मैं इस 200 का 7% बढ़ाऊंगा तो 200 का 7% कितना होगा? 7 का पहाड़ा 2 बार बोल दूंगा, 14 आ गया। अब देखिए हम इनको जोड़ देते हैं। इसकी जो इनकम थी वो हो गई अब 342 और इसका एक्सपेंसेस जो था वो अब हो गया है 214। इन दोनों का जो अंतर है वो हम लिखेंगे, इसकी जो बचत होगी वही तो है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 128। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या है इसने पूछा है कि इसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है। पहले ये 100 रुपये बचाता था, अब वो 28 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। 28 रुपये अब क्या कर रहा है? वो ज़्यादा बचा रहा है। तो ये 28 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है? 28% है, क्योंकि 100 से तो परसेंटेज निकालते हैं। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 28। उम्मीद करता हूँ अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे ये इस ट्रिक का यूज़ करें या इस ट्रिक का यूज़ करें, ये आपकी मर्जी है। आपको मैंने ये समझाया था कि आप डायरेक्ट अगर इसमें 14 का मल्टीप्लाई करके और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी माइनस करोगे तो भी आपके 128 आंसर आ जाएगा। वो इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों रेशो में जो डिफरेंस है वो 1 का है, और 1 का मतलब अपने आप में 100%, वो अपने आप में 100% था, इसलिए हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी और यही माइनस करने के बाद ही आपका आंसर आ गया। अगर इन दोनों में डिफरेंस 2 का होता तो हमें इन दोनों के डिफरेंस में 2 का डिवाइड देना पड़ता। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस ट्रिक से आपके कोई सा भी क्वेश्चन हो इस टाइप का वो आराम से हल हो जाएगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बाल्टी में 66 सहित 2/3% भारी होने की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता या क्षमता कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसको हम हल कैसे करते हैं? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम परसेंटेज को भिन्नात्मक रूप में कैसे लिखते हैं। परसेंटेज को हम भिन्नात्मक रूप में लिख लेते हैं ताकि इस प्रश्न को करने में अपने आसानी हो जाए। देखिए 2/3 है ना, ये 2/3 है। 66 सहित 2/3 का भिन्नात्मक रूप 2/3 ही होता है। तो इसको हम भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे, मतलब 3 भाग में से 2 भाग निकालते हैं तो उसको 66.666 आता जाएगा। मतलब 66 सहित 2/3 जो है इसी को हम भिन्नात्मक रूप में 2/3 लिखते हैं। अगर नहीं समझ में आता है आपको तो इसके बटे में 100 लिख के भी आप हल करोगे तो भी आपके आ जाएगा 2/3। जब 2/3 हम 2/3 लाएंगे, इसको इस बाल्टी में कितना पानी था पहले, मतलब ये जो थी 3 लीटर की अगर बाल्टी होती
तो वो 2 लीटर भरी हुई हो, 3 लीटर की बाल्टी में से 2 लीटर पानी भरा हुआ हो। एक कंडीशन हमारी ये बोल रही है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? 80%। 80% को अगर मैं भिन्नात्मक रूप में बांटूंगा, उसमें बदलूंगा, तो हमारा क्या आएगा? आएगा 4/5। 4/5 80% को हम कैसे लिखते हैं? 4/5। इसमें मैंने बटे में 100 करके 20 से काट दिया, बटे में 100 करके 20 से काट दिया। अब क्या होगा, हम जब इसको हल करेंगे तो पूछा क्या है? पूछा ये है, ये प्रश्न ये बोल रहा है कि एक संख्या के 2/3 और उसी संख्या के 4/5 का अंतर बताइए। अभी आपके सामने बस इतना सा प्रश्न है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, मतलब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्योंकि मैं अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं? 4/5 माइनस 2/3 कर लेता हूं। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं। इसमें इसका करूंगा, याद रखूंगा इसको मन में कि ये आया 12 और ये आया 10, 12 में से 10 माइनस होगा, आएगा 2, और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो 5 या 15 हो जाएगा। मतलब आप प्रश्न में ये दिया है कि कोई बाल्टी अगर अपनी धारिता के 2/15 भाग भरी हो, 2/15 भाग भरी हो, तो उसकी क्षमता निकालिए। इस पर इस मतलब 2/15 भाग, मतलब 2 लीटर का अंतर आया था ना, इसमें 2 लीटर का अंतर आया, ये 2 लीटर का अंतर आया, ये 2 लीटर जो है वही है। तो आपके जो बाल्टी की धारिता आएगी, वो धारिता क्या हो जाएगी? 15 लीटर। मतलब जो बटे में संख्या होती है, जब मैंने फ्रैक्शन वाला चैप्टर करवाया था तब बताया था कि जो हर होता है वो अपने आप में पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है। मतलब ऊपर जो लिखा है वो जो जितनी कमी आ रही है उसमें क्या बोला था? कमी आ जाती है। कि जितनी क्या बोला उसने? लीटर की कमी है। मतलब अधिक पानी कब होता? जब इसमें 80% होता तो अधिक होता। मैं अपने यहाँ पे माइनस किया है, मतलब 80 में से वो माइनस किया है, तो ये जो है, चाहे आप इसको इससे कम बोल दो या इसको इससे अधिक बोल दो, बात एक ही है। तो हमने क्या किया? हमने ये 2 जो आया था यहाँ पे 2 में से 2 मिल गया है, इसका मतलब बाल्टी की जो धारिता है आपकी कितनी आएगी? 15 लीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 80 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? चलिए, क्या दिया है? 80 किलोग्राम मिश्रण है, 80 किलोग्राम मिश्रण में 60% शीशा है। दोस्तों 60% शीशा है, तो हम 60% का मतलब क्या होता है? हम इसको अगर 20 से काटे 3 बार कटेगा, और 100 को काटेंगे तो 5 बार, मतलब 3/5। मतलब अनुपात में अगर ये प्रश्न आता तो ये आता कि 80 किलोग्राम शीशे में 80 किलोग्राम मिश्रण में शीशे व टीन का अनुपात 3:5 है। ये प्रश्न आपके पास आता है, पर ये परसेंटेज में बदल के दिया है, तो इसमें क्या लिखा है? 60% लिखा है। तो हम परसेंट से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम 60% निकालेंगे, 60% निकालने का मतलब होता है 3/5 निकालना। मैं जब इसका 3/5 निकालूंगा, 5 का इसमें डिवाइड दे दूंगा, 5 का इसमें इसका 60% कैलकुलेट करना है, 5 का इसमें डिवाइड दे दूंगा मैं, तो क्या आएगा? 5 का डिवाइड देने पे मेरा हो जाएगा 16, और 16 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 42। मतलब 42 किलोग्राम तो उसमें क्या है? शीशा है। शीशा मतलब लेड है। और टीन है, टीन कितना आएगा? अगर 60% लेड है उसमें, तो टीन कितना होगा? 40%। और 40% में मुझे अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 42 को कैलकुलेट कर रखा है। 48 आएगा, ये 42 नहीं आएगा, ये 48 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 48 कैलकुलेट कर रखा है। तो मैं इसको जब माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मेरा क्या आ जाएगा? 40% की वैल्यू आ जाएगी 32। अब अपने पास प्रश्न ये है कि 80 किलोग्राम जो शीशा और टीन का मिश्रण है, उसमें शीशा है आपके 48 किलोग्राम और 32 किलोग्राम है टीन। इस मिश्रण में हमें क्या मिलाना है? शीशा मिलाना है। शीशा मिलाने पर क्या करना है? शीशे की वैल्यू कितनी कर देनी है? 75%। एक को बढ़ा के उसकी वैल्यू हम 75% कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरी की वैल्यू 25% रहेगी, क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। अगर शीशा 75% रहेगा तो टीन कितना रहेगा? उसमें 25%। मतलब 32 किसी का 25% है। अगर 32 25% है
तो वो वैल्यू जो है पूरी पूरी जो मिश्र धातु है वो कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं। अगर 25% है तो पूरा 100% कितना होगा, मतलब मैं इसमें क्या करूंगा 100 का मल्टीप्लाई करके 25 का भाग दूंगा। 25 का भाग जब मैं 100 में दूंगा तो आएगा 4, मतलब अगर ये 25% है इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं तो जो पूरी धातु है उसका वजन आ जाएगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट 4 का गुणा कर देता हूं, इसमें 4 का गुणा करके 100% लाता हूं, क्योंकि 25 को मैं जब 4 बार मिलाऊंगा तो 100 हो जाएगा वो। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा आपके 8। मतलब अभी जो धातु है मिश्र धातु मिलाने के बाद वो कितनी हो गई 128 किलोग्राम की, और पहले से वो कितनी किलोग्राम थी 80 किलोग्राम थी। 80 किलोग्राम की धातु बढ़ के 128 किलोग्राम हो गई है, मतलब हमने उसमें 48 किलोग्राम जो है वो कोई चीज़ मिलाई है, और क्या चीज़ है शीशा। मतलब 48 किलोग्राम जब हम शीशा मिला देंगे उसमें तो हमारी जो धातु रहेगी उसमें 75% तो शीशा हो जाएगा और 25% आपके टीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। यदि 7% लवण वाले 15 लीटर घोल को उबालकर 5 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। 15 लीटर आपके टोटल घोल था। आप देखिए अगर घोल को हम वाष्पित करके उड़ाएंगे तो क्या लवण का मतलब आप नमक समझ लो, नमक उड़ जाएगा, नमक उसमें से नहीं उड़ेगा, जो उड़ेगा वो पानी ही भाप बन के उड़ेगा। तो क्या होता है, हमने क्या किया 15 का 7% निकाल दिया और उसके बराबर अब 5% उड़ा दिया। हमने कितना लीटर उड़ा दिया 5 लीटर उड़ा दिया। तो 5 लीटर उड़ाने पे अब जो हमारे पास घोल बचा है वो कितना बचेगा 10 लीटर। तो 10 लीटर का कितने प्रतिशत आपके लवण उसमें है। आप इसको सॉल्व करोगे आपके हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 से इसको मैं 3 बार काट देता हूँ, इसको 5 से मैं 2 बार काट देता हूँ और ये हो जाएगा आपके 21 में 2 का भाग लगेगा, आएगा 10.5। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने परसेंटेज इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इधर भी जब मैं परसेंटेज लिखूंगा तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50% अम्लीय 12 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखिए 50% अम्लीय है और 50% को कहाँ तक लाना है अपने को 30% तक लाना है अम्लीयता को। हम इसमें पानी मिलाएंगे। अब 50 को हमें 30% बना देना है, तो 50% था। आप इसमें देखिए 12 लीटर था, ये 12 लीटर में 50% अम्लीय था, तो मतलब इसका 50% निकालना मतलब आधा करना। हम आधा कर दें, मतलब आधा अम्लीय था वो। इसमें 6 लीटर जो है वो अम्ल था और 6 लीटर आपके पानी था। ये तो आपके एसिड हो गया और ये आपके पानी हो गया 12 लीटर में से। अब हमें क्या करना है, पानी मिलाना है और इस अम्ल को 30% रख देना है। अम्ल की मात्रा ना तो घटाई है ना बढ़ाई है। तो ये अब जो 6 है, अब इसको कौन डिनोट कर रहा है 30%। तो 6 किसी का 30% है, मतलब 6 जो अगर 30% है, 6 अगर 30% है तो अपने आप में 100% कितना होगा हमने ये निकाल लिया। हम काट देते हैं 6 से इसको 5 बार काट देते हैं और 5 से 20 बार कट जाएगा। अब आप देखो दोस्तों कि हमारा जो 100% आया है वो आया है 20। पहले 100% कितना था 12, मतलब 12 को बढ़ा के हमने 20 कर लिया। मतलब कितना मिलाया होगा इसमें हमने 8 लीटर मिलाया होगा। तो देखा आपने आंसर, बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, 8 लीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी से हमने हल कर लिया, इसका तो यूज ही नहीं किया है। इससे भी हम यूज कर सकते थे, पर हमको जब यहीं पे उत्तर मिल रहा है तो हम और क्यों आगे बढ़े। हमने टोटल से टोटल माइनस कर दिया, हम इसको क्यों निकाले। हमको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है ना अब, क्योंकि हमने क्या किया टोटल, क्योंकि बढ़ाया हमने एक ही चीज थी, पानी ही बढ़ाया था। तो जब टोटल में बढ़ेगा तो पानी ही बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले टोटल 12 थी, अब टोटल 20 हो गई है, 20 में से 12 माइनस किया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 400 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। 400 ग्राम चीनी का घोल दिया है, 400 ग्राम दिया है, इसमें 40% चीनी दी है। 400 का 40% में जब कैलकुलेट करूंगा, इसमें 400 में 4 का 4 में मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो अब मेरा आता है 16। इसका मतलब 160
इसमें ग्राम जो है वो चीनी है, और 160 ग्राम अगर चीनी है तो 240 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, चीनी का घोल में पानी। अब इसमें क्या बोला है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, मतलब चीनी मिला रहा हूं मैं, चीनी मिला रहा हूं, शुगर और ये वाटर कर लेता हूं। अब इसमें चीनी मिला रहा हूं तो क्या करना है, चीनी को मुझे बढ़ा के 50% करना, मतलब एक चीज को मैं बढ़ाने पे उसकी मात्रा को 50% कर रहा हूं तो दूसरी चीज अपने आप में 50% हो रही है, क्योंकि 50% और 50% जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा हो जाएगा 100%। इसका मतलब मैं जब इसको 50% करूंगा तो दूसरा जो आइटम है वो अपने आप ही 50% हो जाएगा। मतलब ये है कि ये अभी 50% है किसी चीज का, तो ये किसका 50% है, ये आधा है, तो मैं अगर इसका डबल कर दूं तो 100% आ जाएगा, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 100% आ गया मेरे पास। 100% कितना आएगा, 480 ग्राम। देखिए दोस्तों, पहले टोटल कितना था, 400 ग्राम था, अभी टोटल कितना है, 480 ग्राम है, मतलब मैंने 80 ग्राम चीनी मिलाई होगी, तभी तो टोटल बढ़ के 480 ग्राम हो गया है। आपका डी वाला जो ऑप्शन है यही बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 30 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 10 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। चलिए इसको हल करते हैं। 30 लीटर चीनी का घोल दिया है, इसमें 40% जो है वो चीनी दी है, 40% शुगर दी है, और बाकी जो बचा 60% घोल है तो वाटर में ही होगा, इसलिए हमने इसको वाटर मान लिया। अब शुगर जो है, चीनी जो है वो 40% में, इसका 40 में जब मल्टीप्लाई करूंगा, 30 का जब मैं 40% कैलकुलेट करूंगा तो 3 चौक 12 सीधा सा आएगा 12 लीटर, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो 100 की कट जाएगी। अब इसको कैलकुलेशन कर ले, इसकी भी कर लेते, 3 6 18 हो जाएगा, तो ये 18 लीटर, मतलब 12 लीटर आपके क्या थी, 12 जो भी थी चीनी इसमें 12 यूनिट थी, और 18 जो है ये आपका जो भी दूसरा जो था घोल में पानी हो सकता है, तो पानी था। अब हमें क्या करना है, इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर पानी मिला, पानी दे रखा है, पानी मिला दिया 10 लीटर, इसमें जब मैं 10 लीटर पानी मिला दूंगा तो अब पानी कितना हो जाएगा, अब पानी हो जाएगा मेरे पास अब पानी हो जाएगा 28 लीटर। क्या मुझे अभी इस 28 की जरूरत थी, मुझे 28 की जरूरत नहीं थी। जब मैं पानी मिलाऊंगा टोटल में भी तो बढ़ेगा, टोटल में बढ़ाना था मुझे कुल मिला के। अब मेरे पास टोटल जो हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 40 लीटर। अब 12 पहले से चीनी थी, 12 लीटर उसमें चीनी थी, और अब 40 लीटर का घोल है, तो 12 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, यही तो कैलकुलेशन पूछा है। इसमें यही प्रश्न पूछा है कि 12 जो है वो 40 का कितने प्रतिशत है, पर उसको घुमा फिरा के इतना बड़ा लिखा। ये मैथ्स वाले भी इतना घुमाते हैं, इतनी सिंपल सी बात को इतना बड़ा लिख दिया। चलो इसको हम हल करते हैं। इसको 20 से काट देते हैं, 20 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और इसको 20 से 5 बार जाएगा, और ये 2 से जब मैं 6 बार काट देता हूँ और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आपके 30%। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी तथा पानी के 120 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 20 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। चलिए, एक घोल है आपके 120 लीटर का, उसमें मात्र 4% चीनी है, 4% चीनी है, तो मैं इसका 4% कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12 चौक 48, मतलब 48 नहीं है, ये 4.8 हो जाएगा, क्योंकि 48 में पूरा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा, वो तो 40% हो जाएगा। 4% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना इसमें क्या है, चीनी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं ये कि इस घोल को वाष्प कर लिया, 20 लीटर उड़ा दिया, 20 लीटर उड़ा दिया, मतलब क्या हुआ, अब ये जो घोल बचा 120 की जगह कितना बचा है, ये 120 की जगह 100 ही बचा है। अब प्रश्न ये है कि 4.8 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, बताइए 100 का कितना प्रतिशत होगा, 100 का कितना प्रतिशत होगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 4.8 आपके सही आंसर आ गया। इसको इस ऐसे ही प्रश्न को हमने पिछली स्लाइड में कैसे सॉल्व किया था, हमने किया था 120 लीटर का हमने क्या कर दिया था, 4% निकाल दिया और बराबर कर दिया, क्योंकि 20 लीटर यहाँ से पानी हमने उड़ा दिया है, तो अब 100 लीटर बचा है। इसको भी अगर मैं हल करूंगा तो मेरा वही उत्तर आएगा। मैंने देखो 12 में 480 आ जाएगा, 480 में 100 का भाग दूंगा तो फिर आ जाएगा मेरे 4.8%। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी अब बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 40% एल्कोहल के 50 लीटर विलियन में
10 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में अल्कोहल की मात्रा बताइए। इसने क्या बोला है, 10 लीटर पानी मिला दिया है, 50 लीटर था, अब 10 लीटर मिला दिया, तो नया जो विलियन है वो विलियन आपके आ जाएगा 60 लीटर। पहले 40% अल्कोहल था, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 50 का 40% कितना होगा, 5 5 चौक 20, मतलब 20 लीटर उसमें क्या था, पहले अल्कोहल था। अब इसने क्या किया है, 50 में 10 लीटर पानी और मिला दिया, अब आपका जो घोल हो गया है वो हो गया है 60 लीटर का। और ये इसमें प्रश्न यही है कि 20 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है। मैं 20 से इसको 3 बार काट देता हूँ, 3 का जब मैं 100 में डिवाइड करूँगा तो 3 की टेबल में 99 तो आ जाएगा 33 टाइम, पर 1 नहीं आता है, इसलिए वो 33 1/3, 33 1/3। ये जो आपके डी वाला जो ऑप्शन है यही बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। 25% एल्कोहल की मात्रा वाले 18 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 15% हो जाए। देखो पहले क्या था, 25% एल्कोहल की मात्रा थी, 18 ग्राम उसमें शेविंग लोशन था। 18 जो था उसका 25% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आएगा, 18 में मैं 4 का डिवाइड दे देता हूं, तो 18 में जब मैं 2 का डिवाइड दूंगा 9 आएगा, 9 में फिर 2 का डिवाइड दे दूंगा तो आएगा मेरे 4.5, मतलब 4.5 जो है वो एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को मुझे क्या करना है, 15% बनाना है, मतलब अब ये 15% की भूमिका निभाएगा, तो मैं इसमें 15 का डिवाइड दे देता हूं, तो 100% निकाल लेता हूं। तो 100% कितना होगा वो निकाला। देखिए इसका एक पॉइंट में हटा के उस पे से 0 लगा देता हूं। 50 से इसको 3 बार काट देता हूं, 50 से इसको 2 बार काट देता हूं, और 3 से मैं इसको 15 बार काट देता हूं। 15 या 45 होते हैं, और 15 दूना 30। 30 ग्राम जो है अभी आपका, ये हमने 100% निकाला है। 100% निकालने का ये मतलब है कि हमने पूरा जो विलियन नया है वो निकाला है। तो 30 जो है 30 ग्राम का विलियन आपके पास आ गया है। पहले कितना था, शेविंग लोशन टोटल 18 ग्राम था, अब कितना हो गया है 30 ग्राम, मतलब 18 में हमने कितना मिलाया, 12 ग्राम मिलाया, तब जाके वो 30 हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। देखिए इसने बोला है 50 ग्राम मिश्र धातु है, उसमें 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। देखिए दोस्तों, इसमें 50 ग्राम दिया था मिश्र धातु, 50 ग्राम में आपके 80% सोना है। 80% सोने का मतलब 80 को मैं कैसे हल करूंगा, 80% है तो हम इसको इसके 80 के बटे में 100 लिख के हल कर लेते हैं। 80 के बटे में जब मैं 100 लिखूंगा तो आपके आ जाएगा 4/5। ये पहले भी हम यूज कर चुके हैं 4/5 का। तो 4/5 जो है इसमें, मैं जब 4/5 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 4/5 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 10 बार जाएगा और ये 40। मतलब ये हुआ कि इसमें जो 40 जो है 40 ग्राम जो है वो सोना है, 40 ग्राम गोल्ड है। इसका मतलब जो हुआ, जो इसमें चांदी है, चांदी कितनी हुई 10 ग्राम, चांदी जो सिल्वर जो है वो कितनी हुई 10 ग्राम, क्योंकि मैंने 50 में से 40 को माइनस कर दिया। अब पूछा क्या है, सोना मिलाए इसमें कि सोने का परसेंटेज कितना कर देना है, 95% कर देना है। सोने का परसेंट 95 करने का मतलब है चांदी का परसेंट 5 करना है, क्योंकि 95 और 5 100 हो जाएंगे, हमको कुल मिला के 100 तक ले जाना है। तो मैं यूं समझूंगा ये किसका 5% है, ये किसका 5% है, निकालने के लिए मैं इसमें 5 का भाग दे के 100 का गुणा कर देता हूँ, 100 का गुणा कर देता हूँ। तो 5 से कट जाएगा 2 बार, मतलब 200। मतलब टोटल जो आया था अपना, टोटल जो है अपना मिश्र धातु वो कितनी हो जाएगी अब 200 ग्राम। टोटल 200 ग्राम हो गई, पहले कितनी थी 50 ग्राम थी। 50 ग्राम को 200 ग्राम तक ले जाने के लिए मुझे उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 150 ग्राम। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बी वाला जो ऑप्शन है वही आपका सही ऑप्शन है। आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। इसको हम कैसे हल करते हैं वो आप थोड़ा सा इसको हल करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करते हैं, 25% कमी हुई है, 25% कमी हुई है, मतलब पहले जो व्यक्ति 240 रुपए खर्च करता था, अब उसको कम खर्च करने की जरूरत है। हम ये निकाल लेते हैं कि कमी कितनी हुई, इस 240 में उसको कितने कम खर्च करने पड़ेंगे। तो 25% का मैंने आपको बताया ही था कि 25% मतलब 1/4,
क्योंकि 100 को मैं 25 को मैं 4 बार अगर ऐड करूँगा तो 100 हो जाएगा, मतलब 1/4। मतलब मैं इसमें अगर 4 का भाग दे दूं तो जितनी मूल्य में कमी हुई है वो आ जाएगा। मैं 4 का भाग देता हूं तो 4 से 6 बार कट जाएगा आपके, तो ये आ गया आपके 60, मतलब 60 रुपये इसके बच रहे हैं। पर ये आदमी क्या कर रहा है, बचा नहीं रहा है, ये पूरे ही खर्च कर रहा है। इसने सोच लिया कि मुझे सेब पे 240 रुपये खर्च करने हैं, मतलब करने हैं, चाहे वो सस्ते हो जाओ या महंगे हो जाओ। महंगे हो जाएगा तो मैं कम ले जाऊंगा पर खर्च 240 ही करूंगा, और सस्ते हो जाएंगे तो ज़्यादा ले जाऊंगा पर खर्च 240 ही करूंगा। अब ये बोलना चाह रहा है कि 60 रुपये में क्या मिल रहा है इसको भी, आप सोचो 60 रुपये में इसको भी क्या मिल रहा है। 60 रुपये में इसको क्या मिल रहा है, 2 किलोग्राम सेब अधिक मिल रहे हैं। मतलब 1 किलोग्राम सेब अभी कितने में मिलते हैं, 30 रुपये में। ये घटा हुआ मूल्य है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि ये 60 रुपए जो बच रहे हैं, इस बचे हुए पैसे में ये 2 ग्राम अधिक खरीद रहा है, मतलब 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम आपके आएगा 30 रुपए का। और इसने पूछा भी क्या है, घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य पूछा है तो 30 किलोग्राम जो है ये घटा हुआ मूल्य है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो है ये घटा हुआ मूल्य। ए वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। अब इसमें अगर वे पूछ लेता कि पुराना मूल्य क्या था, इसमें अगर वो पूछ लेता कि पुराना मूल्य क्या था, तो हम कैसे निकालते हैं। तो पुराना मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 30 को, क्योंकि ये 25% कमी हो गई है, मतलब 30 जो है वो किसी का 75% है, तो हम इसमें क्या करते हैं 75 का भाग देके 100 का गुणा कर देते हैं, तो आपके पुराना वाला मूल्य आ जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और भी ऐसी ही ट्रिक को याद करने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।